मुझे लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट ओके। और दो बच्चे आए हैं, अरीब हैं, रेहान है, अजीबा हैं। ओके गुड। तो जो बच्चे अभी 10th से पास होकर आए हैं 11th के अंदर, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो सो पावर्स के बारे में पढ़ लेंगे। 10 की पावर्स के बारे में वो आपको फिजिक्स में यूज आएगा। पहले लेक्चर से जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें उसका यूज आने वाला है, इसलिए हम पहले पावर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, नंबर्स आप सबने पढ़े हुए हैं। ये होता है 0, ओके, एंड दिस इज 1। ये दो नंबर आपको पता है कि ये क्या है, 0 है और ये क्या है, 1। ठीक है, अब इनके फॉर्मेट में सारी चीजें हमको लिखने की है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर हम लिखेंगे अगर से एक जीरो उसके राइट साइड में आ जाएंगे तो 10, 2 zeros आ जाएंगे तो 100, 3 zeros आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 4 zeros आ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 10,000, 5 zeros आ जाएंगे तो 1 लाख, और 6 zeros आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 मिलियन, और यू कैन कॉल इट 10 लाख। ओके, ये देखो बेटे, ये क्या है, ये है 1, ये है 10, ये है 100। 1 के आगे 2 जीरो, 1 के आगे 3 जीरो, 1 के आगे 4 जीरो, 1 के आगे 5 जीरोस, एंड 1 के आगे राइट साइड में कितने जीरोस हैं, 5 जीरो। 1 2 3 4 5 6 जीरोस। ओके, 1 2 3 4 5 जीरोस एंड 6 जीरोस। ओके, अब क्या है, मैथमेटिक्स में इनको इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करते समय, कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं तो इतना ज़्यादा हम बड़ा नहीं लिख सकते इस चीज़ को। ठीक है, ओके। अब इसको क्या करना है, हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की एक मेथड है, 10 के पावर में लिखने की मेथड। ओके, ऑर्डर ऑफ 10 बोलते हैं उसको हम लोग। तो कैसा है कि 1 जो होता है, 1 होता है 10⁻0। 10 होता है इटसेल्फ 10⁻1। अभी 1 के आगे कितने जीरोस हैं, 1 के आगे 2 जीरोस हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻2। ओके, 1 के आगे कितने जीरोस हैं, 1 2 एंड 3, तो उसको हम लिखेंगे 10⁻3। 1 के आगे कितने जीरोस हैं, 4, तो उसको हम लिखेंगे 10⁻4। 1 के आगे काउंट कीजिए कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो उसको लिखेंगे 10⁻5। 1 के आगे कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने जीरोस हैं, 6, तो 10⁻6। ओके, 1 के आगे 1 जीरो, राइट साइड में 10⁻1। 1 के राइट साइड में 2 जीरोस, 10⁻2। 1 के राइट साइड में 3 जीरोस, 10⁻3। 1 के अगर आगे 4 जीरोस है राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा 10⁻4। 5 जीरोस है 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा 10⁻5। अगर 6 जीरोस है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो उसको बोलेंगे हम 10⁻6। ओके, तो ये हो गए हमारे क्या, पावर्स। ओके, पॉजिटिव पावर्स। अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा हुआ है 10⁻8, अगर जो उसको नंबर में लिखना है तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके आगे कितनी पावर है, 8 पावर है, तो 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कितनी है पावर, 8 है, तो उसको कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितनी 10 की पावर होगी इज इक्वल टू, उसमें क्या हो जाएगा, 1 के आगे उतने जीरोस लगेंगे, 1 के आगे उतने जीरोस लगेंगे। ओके, आगे बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल 1 1 0 2 0 3 0 4 0। ओके, अगर से ऐसा लिखा हुआ है 10,000 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 10,000, और इसको अगर से 10 की पावर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे आप 10, जीरोस काउंट कीजिए, 1 2 3 and 4. How many zeros are there? 4 zeros are there. So it is equal to 10 raised to power 4. 10 raised to power 4. Understood? आगे बात आपके समझ में। 1 के राइट साइड में जितने जीरोस होंगे, 1 के राइट साइड में जितने जीरोस होंगे वो 10 की पावर में लिखे जाएंगे। कहां पर लिखे जाएंगे वो, 10 की पावर में। ओके, और अगर जो कन्वर्ट करना, वाइस वर्सा आना चाहिए। अगर पावर दी गई है तो आपको नंबर लिखने आना चाहिए, और अगर नंबर दिया हुआ तो आपको क्या लिखना आना चाहिए, पावर लिखने आना चाहिए। ओके, अब इसका यूज कहां पर आता है,
ओके, इसका यूज कहां पर आता है? सपोज कीजिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन शाहू कॉलेज। इन शाहू कॉलेज अगर से क्वेश्चन है, ये पूछा गया कि शाहू कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, शाहू कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई शाहू कॉलेज में टोटल 6532 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स हैं? 6532 स्टूडेंट्स हैं। इतना क्या है शाहू कॉलेज के स्टूडेंट्स का काउंट है। आगे नहीं आगे बात समझ में? अब ये काउंट डिस्प्ले की, ठीक है, ये इजी था हमारे लिए। अगर हमको ये पूछा गया कि भाई देयर आर हाउ मेनी स्टार्स इन द स्काई, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ स्टार का नंबर हमको पता है तो वो बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल 7 8 4 3 2 9 1 5 स्टार्स आर देयर। ओके, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर? इसको 10 की पावर में लेके आएंगे। किसके पावर में लेके आएंगे? 10 की पावर में। कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। कितने? 7। ये 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या कर रहा हूं मैं? पॉइंट ऐड कर रहा हूं। ये देखिए कितने के बाद? 7 पोजीशन के बाद 7.84 3 2 9 1 5 1 2 3 4 5 6 7 into 10⁻⁷। ओके, 7.84। अब इतने आगे का हम जनरली लिखते नहीं है, ये आगे पॉइंट पढ़ेंगे आप अप्रोक्सीमेशंस कैसे लेते हैं। हम ऐसे लिखेंगे 7.8 into 10⁻⁷ स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो इसका यहाँ पे ऐसा यूज आता है। फिजिक्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज आएगा। जब आप प्रॉब्लम्स पढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स के अंदर ये क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि इसका यूज किस तरीके से करना है। ओके, फिलहाल आप ये समझ जाइए कि भाई जितने जीरोस होंगे या जितनी पोजीशंस होंगी राइट साइड के अंदर, अगर पोजीशंस को आप फ्रैक्शन के अंदर या पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको 10 की जितने आप पॉइंट ले रहे हो जितने पोजीशन का उतनी 10 की पावर में लिखना पड़ेगा। ओके, अब वाइस वर्सा कि ये 10 की पॉजिटिव पावर्स थी, 10 की नेगेटिव पावर्स, जैसे कि 1 है। अच्छा, 1 से छोटा क्या होता है? 0.1 होता है। उससे छोटा 0.01 0.001 0.1231 0.00001। ओके, 0.00001। ओके, ये 1 है, मतलब क्या है? 10⁻⁻0 है। ओके, अब ये 0.1 ये 1 से छोटा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10⁻⁻1। क्या लिखा जा सकता है इसको? 10⁻⁻1। अब ये 0.01 है तो पोजीशन देख लीजिए किस पोजीशन पे है। ओके, पॉइंट के बाद राइट साइड में फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसको क्या देंगे? 10⁻⁻1। पॉइंट के बाद राइट साइड में सेकंड पोजीशन पे 1 है, ये आ जाएगा 10⁻⁻2। पॉइंट के बाद राइट साइड में 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे है तो ये हो जाएगा 10⁻3। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद राइट साइड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे 1 है तो 10⁻4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 10⁻5 1 2 3 4 5 6 तो ये हो जाएगा 10⁻6। ओके, आगे बात आपके समझ में कि 10 की पावर्स 0 से लेके आगे 10⁻1 10⁻2 10⁻3 10⁻4 10⁻5 10⁻6 और पीछे 10⁻1 10⁻2 10⁻3 10⁻4 10⁻5 10⁻6। माइनस मतलब क्या करना है? पॉइंट लिखना है और जितना माइनस का पावर है उस पोजीशन पे 1 लिखना है।
ओके, इधर 10⁻1 0 पॉइंट फर्स्ट पोजीशन पे 1 लिख दीजिए। 10⁻2 पहले एक 0 फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे 1। 10⁻3 पहले 2 जीरोस पे थर्ड पोजीशन पे 1। 10⁻4 पहले 0 के बाद जो पॉइंट है उसके बाद 3 जीरोस 1 2 3 फोर्थ पोजीशन के ऊपर 10⁻4 मतलब फोर्थ पोजीशन के ऊपर 1। 10⁻5 फिफ्थ पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन। 10⁻6 सिक्स्थ पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन पे 10⁻6। ओके, आगे बात समझ में। अब इनके कुछ ऑपरेशंस हैं 10 की पावर्स के, वो ऑपरेशंस भी हम लोग देख लेंगे। व्हाट आर दीज ऑपरेशंस? कंसीडर कीजिए 10⁻2, क्या लिखा हुआ है 10⁻2। अगर इसको हमको 10 की माइनस पावर में लिखना है, कैसे में लिखना है माइनस पावर में, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता 10⁻2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10⁻2 10⁻2 उसका रेसिप्रोकल लेना है। ओके, यानी 1 के डिवाइडेशन में लेना है उसको, डिनोमिनेटर में 1 को न्यूमरेटर रख के जो 10 की पावर थी उसी का माइनस करके उसको इसमें लिखना है, डिनोमिनेटर के अंदर लिखना है। ओके, 10⁻2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10⁻2। सिमिलरली अगर 10⁻5 तो उसको कैसे लिखेंगे? अगर जब माइनस है तो इज इक्वल टू 10⁻5 इज इक्वल टू 10⁻5। ओके, 10⁻2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10⁻2 एंड 10⁻5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10⁻5। आगे बात समझ में? ठीक है, अब हम देखेंगे कि 10 की पावर्स की डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ओके, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर जब 10 की पावर प्लस में है तो जब वो नीचे जाएगी तो माइनस में आएगी, अगर जब माइनस में है तो नीचे जाएगी तो प्लस में आएगी, और नीचे माइनस में है तो ऊपर जब आएगी वो तो क्या में आएगी प्लस में, और नीचे प्लस में है तो ऊपर आते टाइम माइनस के अंदर आएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है 10⁻9 अपॉन 10⁻4, 10⁻9 अपॉन 10⁻4, तो उसको कैसे लिखेंगे? 10⁻9। अब ये जब ऊपर आएगा, ये जब क्या आएगा ऊपर आएगा 4, तो क्या में आएगा माइनस में, -4, 10⁻9 -4 विच इज इक्वल टू 10⁻5 इज इक्वल टू 10⁻5। ओके, अंडरस्टूड? आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे। 10⁻17 डिवाइडेड बाय 10⁻21, 10⁻17 डिवाइडेड बाय 10⁻21, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 10⁻17, अभी 21 नीचे कैसा है प्लस के अंदर है, +21 है, तो जब ऊपर आएगा तो क्या में आएगा माइनस में, 10⁻21 विच इज इक्वल टू 10⁻17 -21 -4, 10⁻4। इजी क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर 10 की पावर ऊपर 9 है, नीचे यानी न्यूमरेटर के अंदर 10 की पावर 9 है, डिनोमिनेटर के अंदर 10 की पावर 4 है, तो डिनोमिनेटर के अंदर जो 10 की पावर थी प्लस में थी, जब वो ऊपर आएगी तो कैसे आएगी माइनस में आएगी, 10⁻9 -4 विच इज इक्वल टू 10⁻5। सेकंड एग्जांपल में हमने क्या देखा? न्यूमरेटर के अंदर 10 की पावर 17 है, डिनोमिनेटर के अंदर 10 की पावर 21 है। जब डिनोमिनेटर में 10 की जो पावर प्लस में है ऊपर न्यूमरेटर के अंदर जाएगी तो पावर प्लस की माइनस हो जाएगी, 10⁻17 प्लस 21 का न्यूमरेटर में आगे क्या हो जाएगा -21, 17 -21 इज इक्वल टू -4, आंसर आएगा 10⁻4। ओके, अब कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे डिवाइडेशन की। ये देखिए 10⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5। अगर ऐसा एग्जांपल है, ऐसा क्वेश्चन, तो ये कैसे हो जाएगा? न्यूमरेटर में 10 की पावर कितनी है 4 है, डिनोमिनेटर में 10 की पावर कितनी है -5 है। डिनोमिनेटर की पावर जब न्यूमरेटर में जाएगी तो माइनस से कैसे हो जाएगी प्लस के अंदर कन्वर्ट होगी, तो क्या हो जाएगा 10⁻4
-5 जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा +5, 10⁻⁴ + 5 इज इक्वल टू 4 + 5 9, 10⁻⁹, 10⁻⁹। ओके, आगे बात समझ में कि कैसे होगा। ओके, कंसिडर कीजिए अगला एग्जांपल है 10⁻11, 10⁻11 डिवाइडेड बाय 10⁻+11, 10⁻11 डिवाइडेड बाय 10⁻+11। तो इसमें कैसे हो जाएगा, न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो माइनस के अंदर है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो प्लस है। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस के अंदर आएगी, -11 -11, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, एडिशन होगा। ओके, 10⁻22, 11 11 इज इक्वल टू 20, 10⁻22। ओके, समझना ये है कि जब 10 की पावर अपनी पोजीशन चेंज करे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जा रही है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के अंदर जा रही है, तो उसका जो सिंबल है अगर जब प्लस होता है तो पोजीशन चेंज करने पर माइनस हो जाता है, और अगर जब माइनस होता है तो पोजीशन चेंज करने पर प्लस हो जाता है। ठीक है, आगे ये 10 के जो 10 के पावर्स एक दूसरे के डिविजन्स में आती हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है आपके समझ में आ गया। ये याद रखिए, अगर 10 की पावर्स एक दूसरे के डिविजन्स में है, एक दूसरे के में डिवीजन में है, तो 10 की पावर्स एक दूसरे को क्या होंगी, सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब नीचे से जो भी सब्सट्रैक्ट करेंगी ऐड करेंगे, अगर माइनस होगा तो ऊपर जाके ऐड होंगी, और प्लस होगा तो ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ द पावर ऑफ 10 आर इन डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, if power of 10 are in direct multiplication, then what will happen, क्या होगा हम देखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल 10⁻⁴ into 10⁻⁹, अगर ऐसे क्वेश्चन 10⁻⁴ into 10⁻⁹, ऐसे में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एडिशन। क्या होगी, डायरेक्ट एडिशन। कैसे, 10⁻⁴ + 9 इज इक्वल टू 10⁻30, आ जाएगा 10⁻30। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखिए 10⁻⁻5 into 10⁻10, 10⁻⁻5 into 10⁻+10 इज इक्वल टू 10⁻⁻5 + 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5 + 10 इज इक्वल टू +5, 10⁻+5। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, 10⁻⁻2 into 10⁻⁻3, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻2 - 3 इज इक्वल टू 10⁻⁻5। क्या बोलेंगे हम इसको, 10⁻⁻5। ठीक है, आगे की नहीं आगे बात समझ में। क्या अगर से मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट, तो डायरेक्ट प्रोसेस करो। 4 + 9, 4 भी प्लस में, 9 भी प्लस में, 4 + 9 13, -5 10, -5 + 10, -5 + 10 5 आ जाएगा 10 की पावर, -2 - 3, -2 - 3, -2 - 3 -5, 10 की पावर -5। तो 10 की पावर्स क्या होती हैं कि भाई 10 के प्लस पावर्स क्या होती हैं, 10 की माइनस पावर्स क्या होती हैं, ये आप लोगों ने देखा और समझ गए। ओके, एक और चीज उसमें मैं एक्सप्लेन करके और थोड़ा सा डीप एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 0.1 इज इक्वल टू क्या सीखा हमने, पॉइंट के बाद राइट साइड में फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, इसलिए पावर क्या आ जाएगी, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, विच इज इक्वल टू 1/10⁻+1। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, 0.01, 0 के बाद राइट साइड में सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो 10 की पावर -2, which is equal to 1/10⁻², which is equal to 1/10⁻² means what, 2 zeros. Okay, hope you understand। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है सारी चीजें कि 0.01 is equal to 10⁻² is equal to 1/10⁻², क्योंकि -2 है, जब नीचे जाएगा तो प्लस में आएगा, और 10⁻² क्या होता है कि वो 10 की पावर 2 है, यानी 1 के आगे कितने जीरोस लगेंगे,
2 zeros लगेंगे। अब 10 की जो पावर्स हैं उनके कुछ कॉमन नाम रखेंगे। उनके क्या रखेंगे? कॉमन नाम। मतलब बहुत सारे इनके 10⁻1 का भी नाम है, 10⁻2 का भी नाम रखा गया, 10⁻3 का भी नाम रखा गया। तो वो नाम क्या है जो कुछ कॉमन हैं, जो हम किताब के अंदर यूज आने वाले हैं, वो नाम हम देखेंगे। 0.1 जो होता है, जिसको हम 10⁻1 कहते हैं, क्या कहते हैं? 10⁻1। ओके, इसका नाम रखा गया डेसी। क्या नाम रखा गया इसका? डेसी। ओके, 10⁻2 यानी 0.01, इसको कहा जाता है सेंटी। इसको क्या कहा जाता है? सेंटी। 10⁻3 0.001, इसको कहा जाता है मिली। क्या कहा जाता है इसको? मिली। ओके, 10⁻6 अगर है कुछ, क्या है? 10⁻6, इसको कहा जाता है माइक्रो। क्या कहा जाता है इसको? माइक्रो। और अगर 10⁻9 है तो उसको कहा जाता है नैनो। तो क्या कहा जाता है? नैनो। ये याद रखिए। 10⁻1 है डेसी, 10⁻2 है सेंटी, 10⁻3 है मिली, 10⁻6 है माइक्रो, और 10⁻9 है तो उसको क्या बोलेंगे? नैनो। क्या बोलेंगे उसको? नैनो। ओके, ये याद रखने के लिए और नीचे भी है, लेकिन फिलहाल हमको उनकी जरूरत नहीं है। जितना फिजिक्स में हमको लगेगा अभी, अगर प्रॉब्लम के अंदर आता है तो उसको हम देख लेंगे वहीं का वहीं, बस। लेकिन इतना याद कीजिए, ज्यादा याद नहीं करेंगे हम लोग। ओके, ये कॉमनली यूज होता है, ये भी याद है, ज्यादा यूज नहीं होता। 10⁻1 भी, ये 10⁻3 मिली, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो, ये ज्यादा यूज होता है। ओके, इनको याद कर लेना है आपने। अगर 10 की बड़ी पावर्स है उन्हें क्या कहा जाता है? उसमें 3 ज्यादा यूज होते हैं, जनरल यूज होता है 3 इसका, वो हम तीनों देखेंगे। 10⁻3 मीन्स 1000, 10⁻6 एंड 10⁻9। ओके, 10⁻3 को कहा जाता है किलो। ओके, 10⁻6 को कहा जाता है मेगा, और 10⁻9 को कहा जाता है गीगा। ओके, 10⁻3 को क्या कहा जाता है? किलो। 10⁻6 को क्या कहा जाता है? मेगा, और 10⁻9 को क्या कहा जाता है? गीगा। ओके, तो ये याद रखना है। 10⁻3 मिली, 10⁻+3 किलो, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 नैनो, 10⁻9 गीगा। ओके, ये 6 क्वांटिटीज आप क्या करिए, यानी ये जो प्रीफिक्सेस हैं, ये प्रीफिक्सेस को याद कर लीजिए। 10⁻3 को किलो कहा जाता है, 10⁻6 को मेगा कहा जाता है, और 10⁻9 को क्या कहा जाता है? गीगा कहा जाता है। ओके, ये नजर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा नजदीक लिख लेते हैं इसको। किलो, मेगा एंड गीगा। ओके, इज इट विजिबल नाउ? आ रहा है बेटे सबको समझ में? सबको नजर आ रहा है? 10⁻3 किलो, यहाँ पे और नजदीक में हम लिख लेते हैं, 2 टेबल बनाएंगे। 10⁻³ मिली, 10⁻6 माइक्रो, एंड 10⁻9 9। ये थे कुछ हमारे फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले जो हमारा चैप्टर था, वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, ताकि आपको प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ परेशानी ना आए। ओके, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता था, वो मैंने आपको बता दी। अब 3 लेक्चर्स आप सब लोगों ने देखे होंगे, ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। तीनों लेक्चर्स में जो है फिजिक्स का पार्ट में, जो यूनिट एंड मेजरमेंट का, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 RR नीट कोचिंग क्लासेस ऐप के ऊपर अवेलेबल है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसको देख लें। उसका एक शॉर्ट रिवीजन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, फिर भी आप सबको रिकमेंड करता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है वो ऐप के ऊपर से देख लें।
चैप्टर पे आते हैं हम लोग। चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट एज द नेम सजेस्ट, नेम से जैसे हमको समझ में आ रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट में हम मेजरमेंट्स, किसकी मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट और उनके यूनिट, उनके क्या यूनिट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिनको मेजर किया जा सकता है और एक नंबर के थ्रू उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है। उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मास, मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको मेजर किया जा रहा है और उसको मेजर करने के बाद उसको एक नंबर से डिस्क्राइब किया जा सकता है। सो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, लेंथ को एक मेजर किया जा सकता है, which can be measured is called as physical quantity. Very good, Mudassir Khan. Definition, call it quantities. Okay, very good, very good. Properties, जनरली हम ऐसे कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्वांटिटीज की जगह हम ये कहेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज which can be measured and described by a number are called as physical quantities. अब फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मास मेजरेबल है, डिस्क्राइबेबल भी है, तो उसको क्या कहेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, उसको आप मेजर कर सकते हैं और डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम, मेजर भी किया जा सकता है, डिस्क्राइब भी किया जा सकता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह प्रेशर है, फोर्स है, जो कॉमन लाइफ के अंदर चीजें हैं, वो सारे वॉल्यूम है, एरिया है, स्पीड है, तो इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं और एक नंबर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जब हम इनको मेजर करते हैं, मेजर करके इनकी मेजरमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, इनकी मेजरमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक नंबर के साथ एक यूनिट भी लगता है, स्पेसिफिक यूनिट। हर फिजिकल क्वांटिटी का एक अपना अपना यूनिट होता है। ओके, अब यूनिट क्या होता है? यूनिट इज अ रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस। ओके, बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या किया जाता है? उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को कंपेयर किया जाता है कि रेफरेंस बना दिया गया, हर फिजिकल और क्वांटिटी के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस प्रिपेयर किया गया, बनाया गया, उसको अच्छे से डिफाइन कर दिया गया और उसके बाद उस स्टैंडर्ड बेसिक रेफरेंस को कंपेयर किया जाता है मेजरमेंट से। तो जो भी मेजरमेंट है उसको हम क्या करेंगे? उस स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर करेंगे। ओके, आगे बात समझ में? और वो कंपेयर करके हम क्या करेंगे? मेजरमेंट को डिफाइन करेंगे कि ये मेजरमेंट इस स्टैंडर्ड रेफरेंस के कंपैरिजन में इतनी है। तो जो मेजरमेंट, जो कंपैरिजन का जो हमारा नंबर आएगा उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। ओके, और जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है उसे हम कहते हैं यूनिट। ओके, फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने क्या बात की? मास। तो मास का यूनिट होता है ग्राम, किलोग्राम। किलोग्राम कंसीडर कर लीजिए। 1 किलोग्राम मास एक डिफाइन कर देगा स्टैंडर्ड रेफरेंस। अब जिस भी बॉडी का मास मेजर करना है, उसका मास मेजर किया जाएगा, उसको 1 kg से कंपेयर किया जाएगा कि कितने टाइम्स है 1 kg, कितने टाइम्स है। फॉर एग्जांपल इफ इट इज 79 टाइम्स, 79 टाइम्स ऑफ 1 kg, 1 kilogram. Okay, then we can say that it is equal to 79 kg. 1 kg, it is a unit of mass. 1 kg is what? 1 kg is a unit of mass. It is a basic standard reference used for comparison to measure the physical quantity. इसको एक चूज किया जाता है, हर जैसे केजी इसको चूज किया गया मास के लिए, मीटर इसको चूज किया गया लेंथ के लिए, सेकंड इसको चूज किया गया टाइम के लिए, हर एक के लिए अलग अलग। मास के लिए क्या चूज किया? केजी। मीटर किसके लिए चूज किया गया? 1 मीटर, इट इज चूजन फॉर लेंथ, एंड 1 सेकंड इट इज चूजन फॉर टाइम। तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, एक ऐसा रेफरेंस है बेटे, बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, केजी है, मीटर है, सेकंड है, इनको चूज किया गया और इनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट भी किया गया। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये,
कि मास क्या है, मास के लिए केजी एज ए यूनिट यूज होगा, इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। ये जो बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस है 1 kg का, इसको इंटरनेशनली सबने एक्सेप्ट कर लिया कि केजी इज अ यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम। ओके हाशिर सैयद लेट आए शायद, अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम बेटा। ओके देखो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट की। ये यूनिट क्या होता है? ओके तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए नंबर के अलोंग साइड उसको अकंपनी करते हुए एक यूनिट होता है। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट चूज किया जाता है और वो यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड बेसिक रेफरेंस होता है कंपैरिजन के लिए, ताकि मेजरमेंट में हेल्प हो। ओके मेजरमेंट कैसे करते हैं कि स्टैंडर्ड रेफरेंस से उसको कंपेयर किया जाता है। 1 kg से कंपेयर किया, कितने टाइम्स है, 79 टाइम्स है 1 kg से, तो मास कितना हो गया, 79 kg हो गया। अगर लेंथ मेजर कर रहे हो और लेंथ कितनी है, 1 मीटर के 15 टाइम्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। लेंथ अगर कितनी है 15 टाइम्स, 15 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 15 मीटर, इतनी लेंथ हो जाएगी। ओके 15 मीटर। इफ टाइम को कंपेयर किया गया 16 सेकंड्स है, 17 सेकंड्स है, 17 टाइम्स ऑफ 1 सेकंड, टाइम्स यानी क्या बोलेंगे उसको, मल्टीपल ऑफ 17 टाइम्स ऑफ 1 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू 17 सेकंड, 17 सेकंड। ओके तो ये समझ में आ गया आपको कि भाई यूनिट किसे कहते हैं हम लोग। यूनिट की डेफिनेशन हो गई, a standard basic reference arbitrarily chosen, internationally accepted, used for comparison to measure the physical quantity, ये होता है एक यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं इनकी मेजरमेंट के टाइप्स पे से, यानी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है, इस बुनियाद पे, इस बेसिस पे इसके 2 टाइप्स डिफाइन किए गए। कितने टाइप्स डिफाइन किए गए, 2 टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं, 2। फर्स्ट वन इज fundamental physical quantity and second one is a derived। लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कैसे होती है, वो जो अपनी मेजरमेंट में किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ही नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। इसे कहा जाता है बेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो अपनी मेजरमेंट में बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, एक या एक से ज्यादा, उन्हें क्या कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज which does not depend on any other physical quantities for their measurement are called as fundamental or base physical quantities, and the physical quantities which depend on one or more fundamental physical quantities for their measurements is called as derived physical quantity। okay अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें से 7, कितने, 7 फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बाकी सारी की सारी डिराइव्ड है। बाकी सारी की सारी क्या है, डिराइव्ड। यानी सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी मेजरमेंट में हमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं करना पड़ता। बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं कि अगर हम उनको मेजर करने के लिए जाएंगे, इफ वी आर ट्राइंग टू मेजर देम, देन वी हैव टू डिपेंड अपॉन द मेजरमेंट ऑफ दीज 7 फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ओके तो वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन से देखिए। अब वो 7 स्पेशल फंडामेंटल क्वांटिटीज जो अपनी मेजरमेंट में किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट,
इंटेंसिटी और लास्ट वन जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ये यहां से शायद आपको नजर नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं। ओके, सिक्स्थ वन ल्यूमिनस intensity and seventh one amount of substance। ये 7 कौन सी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अपनी मेजरमेंट में किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ये सब इंडिपेंडेंट है अपनी मेजरमेंट। लेंथ इंडिपेंडेंट है, मास इंडिपेंडेंट है, टाइम भी इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर भी इंडिपेंडेंट है, और इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये सारी की सारी अपनी मेजरमेंट में किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ओके, नाउ अब इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं, ओके, उन यूनिट को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल या बेस यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल या बेस यूनिट। तो यूनिट्स के अलग अलग सिस्टम होते हैं। यूनिट्स के क्या होते हैं? अलग अलग सिस्टम। उसमें से 3 सिस्टम बहुत ज्यादा मशहूर है। कितने सिस्टम? 3 systems। 3 systems are very popular। Which one? First one CGS system, second one MKS system, and third one FPS system। CGS system, MKS system, and FPS system। These 3 systems of units are popular। Where popular भी बोले चलेंगे, पहले popular थे और इनका एक्सटेंसिवली यूज किया जाता था इन सिस्टम्स का दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर। ओके, अब इन यूनिट्स में फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या थे इन सिस्टम्स के अंदर वो देखेंगे हम लोग। सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स क्या क्या थे। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट था सेंटीमीटर। लेंथ का क्या यूनिट था? सेंटीमीटर। मास का यूनिट था ग्राम। मास का यूनिट था ग्राम। और टाइम का यूनिट था सेकंड। टाइम का यूनिट क्या था? सेकंड। तो ये देखो, सेंटीमीटर का इनिशियल लेटर सी, ग्राम का इनिशियल लेटर जी और सेकंड का इनिशियल लेटर एस। तो इनिशियल से क्या बन गया? सिस्टम का नाम बन गया सीजीएस सिस्टम। उसका सिस्टम सीजीएस। सी फॉर सेंटीमीटर, G for ग्राम एंड S for सेकंड। तो ये बन गया CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। याद रखने के लिए आसान। CGS सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर से, मास को मेजर किया जाता है ग्राम से और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड से। ओके, अब देखो नेक्स्ट सिस्टम देखेंगे हम। नेक्स्ट सिस्टम में क्या रहेगा? नेक्स्ट सिस्टम के अंदर लेंथ को मीटर से, ऐसे मीटर से, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकंड से। टाइम को किससे? सेकंड से मेजर किया जाता है। तो ये देखो, लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड। इनिशियल से देखो, मीटर का इनिशियल है m, किलोग्राम का इनिशियल है k और सेकंड का इनिशियल है s। तो कौन सा सिस्टम हो गया है? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया ये? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाएगा और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाएगा। तो ये सिस्टम हो गया MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सा यूनिट? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। लास्ट वन जो है, लास्ट वन है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। FPS सिस्टम के अंदर लेंथ को फीट में, ओके, लेंथ को फुट से, मास को पाउंड से और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। लेंथ के लिए क्या? फुट, मास के लिए क्या? पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। इनिशियल्स देखिए,
एफ पी एंड एस। ये सिस्टम कौन सा हो गया? एफ पी एस सिस्टम ऑफ यूनिट। विच सिस्टम ऑफ यूनिट? एफ पी एस सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट रहना मुश्किल है साइंटिस्ट के लिए। डेटा ट्रांसफर जो होता है ना, साइंटिफिक डेटा ट्रांसफर, वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है साइंटिस्ट को, अगर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैलकुलेशंस हैं अलग अलग हैं। तो इसलिए क्या किया 1971, विच ईयर? ईयर 1971। कंट्री फ्रांस। फ्रांस इस कंट्री में सारे देशों के साइंटिस्ट जमा हुए, एक मीटिंग बुलाई जनरल बेट्स एंड मेजर की। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम डिफाइन कर दिया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। और वही चलेगा, डिसाइड किया गया इंटरनेशनली कि यही सिस्टम चलाएंगे, एसआई सिस्टम चलाएंगे। ओके, एसआई सिस्टम के अंदर क्या किया उन लोगों ने कि ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इन सबकी यूनिट्स डिफाइन कर दी। इन सबके क्या किया? यूनिट्स डिफाइन कर दिया। और क्या बोला उन्होंने कि भाई अब जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है एनी हाउ ऐसा भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है अपनी मेजरमेंट में, इसलिए उनकी यूनिट भी, यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से बनाए जाएंगे। ओके, ऐसा एक सिस्टम में क्या किया, मीटिंग के अंदर उन्होंने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की मीटिंग में उन्होंने एसआई सिस्टम बना दिया। एक मीटिंग के अंदर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें 7 यूनिट डिफाइन कर दिए, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन हो गए, एसआई यूनिट्स, और उनकी हेल्प से सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स बनाए जाएंगे, ये डिसाइड कर दिया उन्होंने। तो ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनके जो एसआई यूनिट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th 12th ये आगे 2 साल जो है ना आपकी एकेडमी करके 11th और 12th, जिसमें आप नीट के लिए या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके सारे क्वेश्चंस जो आएंगे वो सारे एसआई यूनिट के अंदर पूछे जाएंगे, कैलकुलेशंस के प्रॉब्लम्स आते हैं तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना होता है मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। तो इसलिए एसआई यूनिट याद रखना बहुत नेसेसरी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का एसआई यूनिट याद रखोगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज का एसआई यूनिट बनाना आपको क्या होगा, याद रखना आसान होगा। एसआई सिस्टम में लेंथ को मीटर, ये यूनिट दिया गया, लेंथ का यूनिट क्या दिया गया, मीटर। क्या दिया गया, मीटर। इसका सिंबल दिया गया स्मॉल एम। सिंबल क्या दिया गया उसका, स्मॉल एम। मास के लिए दिया गया किलोग्राम, मास के लिए क्या दिया गया, किलोग्राम, केजी, स्मॉल केजी। टाइम के लिए दिया सेकंड, टाइम के लिए दिया सेकंड। स्मॉल एस उसका सिंबल, सिंबल क्या है उसका, स्मॉल एस। ये है फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ये है उनके एसआई यूनिट, क्या है उसके एसआई यूनिट, और ये है उनके सिंबल, क्या है उनके सिंबल। टेम्परेचर के लिए उन्होंने दिया केल्विन, क्या दिया उन्होंने, कैपिटल की। सिंबल उसका क्या है, कैपिटल की। ये टेम्परेचर की जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका एसआई यूनिट होगा केल्विन, और उसको किससे डिनोट किया जाएगा, क्या रहेगा उसका सिंबल, कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो उन्होंने दिया एम्पियर, इसका सिंबल उन्होंने दिया कैपिटल ए, क्या है, कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या चीज है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द लाइट इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो लाइट होती है, लाइट की इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया कैलकुलेट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके लिए दिया गया यूनिट कैंडेला, इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट कैंडेला, और उसका सिंबल है सीडी, क्या है सिंबल इसका, सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, सब्सटेंस का अमाउंट कितना, कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है, क्या भी सब्सटेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक सब्सटेंस समझिए, एक पेन, हाउ मेनी पेन इज इट, इज एक पेन। अब ये कितनी पेन है, ये 2 पेन है, कितनी पेन है, 2। अब ये कितनी पेन है, अब ये 3 पेन है, कितने पेन है, ये टोटल 3 पेन्स आर देयर। ओके, ऐसे अगर टोटल एक सब्सटेंस ऑलरेडी डिफाइन किया गया, ऐसे टोटल 6.02 into 10⁻23, 6.023 into 10⁻23, इतना ज्यादा
यूनिट दिया गया मोल, मोल मीन्स व्हाट, उसका सिंबल है MOL, मोल मीन्स व्हाट 6.023 इंटू 10⁻23, इतनी गिनती 6.023 इंटू 10⁻23, अगर चाहे इतने अमाउंट ऑफ में सब्सटेंस है तो उसको बोलेंगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलेंगे उसको? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ओके, 1 मोल ऑफ पेंस बोलेंगे। अगर कितने पेंस हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 अगर पेंस हैं तो उनको बोलेंगे 1 मोल ऑफ पेंस, 1 मोल ऑफ पेंस। आगे की बात समझ में? अगर हम कैप की बात कर रहे हैं, हमारा सब्सटेंस क्या है? कैप है, पेन नहीं है हमारा सब्सटेंस, क्या है? सिर्फ कैप है। तो हाउ मेनी कैप्स आर देयर? देयर आर 3 कैप्स। हाउ मेनी कैप्स आर देयर? 3 कैप्स। ओके, सो इफ देयर आर 6.023 into 10⁻³ caps are there, 6.023 into 10⁻23 caps are there, then we can say that there are 1 mole of caps, 1 mole of caps। जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, उनको मेजर करने के लिए, उनकी काउंटिंग करने के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिजिकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट है मोल। मोल मतलब कितने? 6.023 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, इसको एवोगैड्रोस नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? एवोगैड्रोस नंबर। ओके, अंडरस्टूड। देखो एक मतलब फिर से हम देखेंगे कि लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेंथ जिसका एसआई यूनिट मीटर है, सिंबल उसका क्या है? स्मॉल m। मास जिसका एसआई यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है क्या? स्मॉल kg। टाइम एसआई यूनिट सेकंड, सिंबल s। नजर नहीं आ रहा हूं मैं शायद आपको, सिंबल यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं। इसका सिंबल क्या रहेगा? इसका स्मॉल s रहेगा। ओके, ऐसे सिंबल रहेगा उसका। टेम्परेचर, टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट K है, सिंबल कैपिटल K है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसका एसआई यूनिट एम्पियर है, उसका सिंबल कैपिटल A है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो कि एक लाइट इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया है, उसका यूनिट है कैंडेला, सिंबल है Cv। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, 6.023 इंटू 10⁻23 को एक मोल कहा जाता है और उसका सिंबल है MOL। ओके, तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आप सबने याद रखनी है। आप सबने क्या करनी है? याद रखनी है। ओके, और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो एसआई यूनिट्स है, वो एसआई यूनिट भी आप लोगों ने याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि इन फंडामेंटल यूनिट से, इन फंडामेंटल या बेसिक यूनिट से ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डिराइव्ड यूनिट्स निकाले जाएंगे। अंडरस्टूड? नाउ अब हम बात करेंगे कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की, कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर। तो एक दो एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि वो किस तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपके समझ में आ गई, 7 हैं, वो याद हो गए आपको, उनके एसआई यूनिट्स भी आपको समझ में आ गए। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड
फिजिकल क्वांटिटीज की। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन वन और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट। यानी अगर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट लेनी है तो पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा, वन या वन से ज्यादा। ओके, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको मेजर करके उनकी हेल्प से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट निकाल सकते हैं। एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल, एरिया, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या है एरिया का फॉर्मूला? लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, उर्दू मीडियम में अगर कुछ बच्चे हैं तो लंबाई जरा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, ऊंची गुणिले रुंदी, ठीक है, ऊंची लंबाई जो भी होता है, मराठी मीडियम मुझे आता नहीं है, लेकिन बट लेंथ इनटू ब्रेथ ये एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया अगर हमको क्या करना है? मेजर करना है किसी प्लेस का, किसी लैंड का, तो पहले उसकी लेंथ मेजर करनी होगी, उसका उसकी क्या मेजर करनी होगी? ब्रेथ। लेंथ क्या होता है? लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और ब्रेथ क्या होता है? ब्रेथ भी एक फॉर्म ऑफ लेंथ। ब्रेथ भी क्या है? फॉर्म ऑफ लेंथ। अंडरस्टूड? लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ब्रेथ इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ लेंथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, ठीक है, तो उसकी लेंथ भी एल होती है और ब्रेथ भी कितनी होती है? एल ही होती है। तो इस केस में क्या हो जाता है? लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ स्क्वायर। बट कंसीडर कीजिए इफ इट इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ rectangle, then what will happen? If it is a rectangle, this is length and this is what? Okay, but length is a fundamental physical quantity and अगर आपको breadth measure कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? आप length ही measure कर रहे हो। Okay, so it is a fundamental physical quantity, it is a form of a fundamental physical quantity. It means that for measurement of area, area को measure करने के लिए दो मर्तबा twice लेंथ को मेजर करना पड़ रहा है। यानी एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ओके, अब देखो लेंथ का यूनिट आपको पता है, लेंथ का यूनिट है मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। और ब्रेथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ओके, यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अपनी मेजरमेंट में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर मेजर डिपेंड करती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट से निकाले जाएंगे। आ गई बात समझ में कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट कितने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो भी यूनिट्स होंगे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट से निकाले जाएंगे। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे स्पीड का।
स्पीड का फॉर्मूला पता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पीड, फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पीड. Okay, for the measurement of speed, first of all we have to measure distance and then time, and then we have to take the ratio of distance and time, or we have to divide the distance with time. Okay, यानी स्पीड की मेजरमेंट के लिए पहले डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा. डिस्टेंस क्या है? लेंथ है. डिस्टेंस मेजर कर रहे हो मतलब क्या मेजर करना है? लेंथ मेजर करना है, जो कि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. जब वो मेजर कर चुके उसके बाद फिर क्या करना है? टाइम मेजर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ द स्पीड वन हैव टू मेजर द डिस्टेंस और लेंथ, और देन नेक्स्ट he or she has to measure the time, then they have to take the ratio of distance and time. तो आपको किस चीज की मेजरमेंट मिलेगी? स्पीड की मेजरमेंट मिलेगी. यानी स्पीड एक क्या हो गई? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है. फर्स्ट लेंथ एंड सेकंड वन टाइम. फर्स्ट लेंथ एंड सेकंड वन टाइम. इसके यूनिट के बारे में हम बात करेंगे. डिस्टेंस लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर. और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड. तो उसका यूनिट, स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड. मीटर का सिंबल एम, सेकंड का सिंबल एस. मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड. ओके, चलो मारिया एमन. ओके, गुड, वेरी गुड बेटे. टाइम का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट सेकंड है, और डिस्टेंस जो कि एक लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर. तो स्पीड जो कि एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड. यानी हर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स है, बेसिक यूनिट भी कहते हैं, उनकी हेल्प से हम बनाएंगे. ओके, इसलिए दोबारा कह रहा हूं कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और उनके साथ जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको याद रखना है. आपने बिल्कुल भूलना नहीं है. ओके, टेबल बना लो अपने नोटबुक के अंदर और लिख लो और उसको याद कर लो. तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ये आपकी समझ में आ गया. नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके आगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा क्या कुछ और भी क्वांटिटीज हैं. जनरली हमने क्या बोला कि जो क्वांटिटीज अपनी मेजरमेंट में इंडिपेंडेंट है वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और जो क्वांटिटीज अपनी मेजरमेंट में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं वो होती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, लेकिन 2 फिजिकल क्वांटिटीज का एक्सेप्शन. कितनी फिजिकल क्वांटिटीज का एक्सेप्शन है? 2. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. विच वन? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. फर्स्ट वन प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल. ये जो 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अपनी मेजरमेंट में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती. ओके, इसका मतलब ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, लेकिन इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में भी नहीं रखा जाता. इनके लिए एक नई कैटेगरी डिफाइन की गई जिसका नाम रखा गया सप्लीमेंट्री. विच वन? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, विच वन? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज नाम रखा गया. क्या क्या? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. ओके, प्लेन एंगल क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक सर्कल. ओके, ये सेंटर है उसका ओ. ओ से किसी भी 2 पॉइंट पर सर्कमफ्रेंस के ऊपर ए
और बी, आर्क बनाएगी। क्या बनाएगी? आर्क। अब वो आर्क की वजह से सेंटर के ऊपर जो एंगल सबस्टेंड हुआ, जो एंगल क्या हुआ? सबस्टेंड हुआ, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्लेन एंगल। उसको क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। और ये क्या हो जाएगा? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। वो ए भी रेडियस है और ओ बी भी क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस। अब इसकी जो भी वैल्यू आएंगी, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थीटा से डिफाइन करें, ओके, एक सिंबल है, ठीक है, वो थीटा, तो थीटा से कैसे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं? कैसे डिफाइन कर रहे हैं? थीटा से। तो थीटा का क्या होगा फॉर्मूला? आर्क लेंथ, यानी प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसका ऐसा सिस्टम ने एक यूनिट डिफाइन किया। ऐसा सिस्टम ने इसका क्या डिफाइन किया? एक यूनिट, और उसका यूनिट है रेडियन। क्या है इसका यूनिट? रेडियन। ओके, प्लेन एंगल के लिए यूनिट क्या डिफाइन किया गया? रेडियन, ये यूनिट डिफाइन किया गया। ओके, अब कंसीडर कीजिए कि एक स्फेरिकल सरफेस है। क्या है? एक स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर कुछ एरिया, क्या है? कुछ एरिया। ठीक है, अब ये क्या समझो? कुछ एरिया है। ये कुछ एरिया जो है सो क्या है? स्फेरिकल सरफेस का एरिया है। तो ये जो इंटरसेप्टेड एरिया है, ये जो क्या है? इंटरसेप्टेड एरिया है, वो इंटरसेप्टेड एरिया का ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल ऐसा, वो ऐसा एंगल बनेगा ना ये। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा इंटरसेप्टेड एरिया, जो स्फेरिकल शेप का जो इंटरसेप्टेड एरिया रहता सेंटर पे उसके, है ना, ये इंटरसेप्टेड एरिया स्फेयर के सेंटर पे जो एंगल बनाता, क्या समझ में? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। उसको क्या बोलते हैं हम? सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल को कैसे डिस्प्ले करते हैं? ये सिंबल से डिस्प्ले करते हैं सॉलिड एंगल। ओके, अब सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या रहता? इंटरसेप्टेड एरिया, इंटरसेप्टेड एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, अपॉन व्हाट? रेडियस स्क्वायर। ओके, आगे बात समझ में? सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला रहता है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या रहता है? कि जो इंटरसेप्टेड एरिया है, जो स्फेयर के सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा, वो इंटरसेप्टेड एरिया डिवाइडेड बाय जो ये रेडियस है, ये जो रेडियस है, सारे रेडियस है, चारों के चार क्या है? ये सब रेडियस है। तो ये समझो ए, ये बी और ये सी और ये डी, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, चारों में क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। इसके लिए भी ऐसा सिस्टम के अंदर एक यूनिट डिफाइन किया गया है, और उस यूनिट का नाम है स्टेडियन। उस यूनिट का नाम क्या है? स्टेडियन नाम है उस यूनिट। ओके, नजर नहीं आ रहा शायद, उसको और इधर लिख देता हूं थोड़ा सा। ये भी नजर नहीं आ रहा, नीचे जुड़ा रहा है। क्या लिखो उसका? यहाँ लिखता हूं यूनिट, क्या होता है बेटे? स्टेडियन। दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट वन इज अ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का होता है रेडियन, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। ओके, आगे बात समझ में? जैसे शुरू से जो हमने देखे 10 की पावर्स के बारे में देखे, 10 की माइनस पावर्स, 10 की प्लस पावर्स, उनके ऑपरेशंस, यानी अगर उनको डिनोमिनेटर में लेते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अगर तो एक दूसरे के डिवीजन में आती है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशंस में आती हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। 10 की प्लस पावर्स का क्या नाम है? 10⁻³ को मिली कहते हैं, 10⁻6 को माइक्रो कहते हैं, 10⁻9 को नैनो कहते हैं, 10⁻3 को किलो कहते हैं, 10⁻6 को मेगा कहते हैं, और 10⁻9 को गीगा कहते हैं। ये चीजें। फिर यूनिट क्या होता है?
फिजिकल क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन है, फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से डिफर करती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है, 7 है, कौन सी हैं, सीजीएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एसआई सिस्टम के बारे में पढ़े। एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जो 7 एसआई यूनिट्स डिफाइन किए गए, उनको याद किया हमने, उनको समझा। फिर हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल लिए कि किस तरीके से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किस तरह बनाया जाता है। उसके बाद हमने ये 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिनके यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन। कल के लेक्चर में हम लोग, अब रोजाना हमारे लाइव लेक्चर्स होंगे, टाइम डिसाइड करो बच्चों से पूछ के। ओके, तो जो हमारे लाइव लेक्चर्स हैं वो आप लोगों के सजेशन से हम उसका टाइम डिसाइड करेंगे कि उनके क्या, उसका क्या टाइम होना चाहिए, कब आपको टाइम फ्री होता है, कितने टाइम के लिए आप बैठ सकते हो, कितना आपको समझ आता है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने कमेंट्स में लिखिए कि विच टाइम इज सुटेबल फॉर यू फॉर द फिजिक्स लाइव लेक्चर। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। डिसाइड करो 2:30 बजे से लेकर 4 के दरमियान बात हो, 6:25 से। ओके, आफ्टरनून टाइम इज फिजिबल फॉर मी। आई होप कि भाई दोपहर के बाद, जोहर के बाद वाला टाइम अच्छा है। ओके, अरीब खान का मैसेज है कि 12 के बाद, आफ्टर 12। ओके, 2:30 to 4। रेहान पठान। ओके, मोहतशिम 3 PM, मारिया अयमन 2 PM, अजीबा फिरदौस 3, साद अहमद 2 PM, रेहान पठान जोहर के बाद। ओके, देखो 2 बजे जोहर होती है, ऐसा तो लॉकडाउन है, मस्जिद तो खुली है नहीं, लेकिन हम लोग करेंगे उसको कुछ ना कुछ डिसाइड। तो 2 बजे जोहर पढ़ते हैं, तो 2:30, फ्रॉम 2:30 ऑन 2:30 to 4 का ड्यूरेशन रखते हैं। अगर से ज्यादा होता है तो और अच्छी बात है, 2:30 to 4 कंप्लीट, 1 आवर तो कंपलसरी होगा, 2:30 to 3:30। ओके, किसी को अनकन्वीनियंट है क्या पूछ रही? किसी के लिए टाइम है, अनकन्वीनियंट है ये कोई टाइम, ये किसी के लिए 2:30 वाला टाइम किसी के लिए पॉसिबल नहीं है 2:30 के लिए आना। ओके, 2:30 बजे से, ओके 2:30। नेक्स्ट लेक्चर टाइमिंग टुमारो 2:30। ओके, कल हम देखेंगे रेंजेस ऑफ लेंथ और उसके जो प्रॉब्लम थे ना, पैरेलैक्स मेथड के प्रॉब्लम। मैंने जो लेक्चर लिया है, वीडियो लेक्चर जो अपलोडेड है, उसके ऊपर मैंने कैलकुलेशंस नहीं बताया, डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं। कल मैं कैलकुलेशंस बताऊंगी, कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। ओके, प्लीज बुक फिजिक्स का मैसेज। अवेश सर कुछ इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। सर एनी अनाउंसमेंट? ओके सर, ओके। यस सर, वेट प्लीज है ना मैसेज। तीन बजे से किलोमीटर है मैसेज। अलीबा सईद टू टेक फ्रॉम 3 PM। ओके, अलीबा का 3 बजे है क्या अलीबा आपके पास टाइम? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू हर? ओके अलीबा, आपको कोई प्रॉब्लम है 2:30 बजे से? अरे 3 बजे नहीं प्लीज। Okay, no problem for Adiba on 2:30. Okay, so if anyone has any another problem for 2:30, अगर किसी को और को 2:30 बजे से कोई प्रॉब्लम है तो मेंशन कर दे अभी, वरना मैं अभी डिक्लेयर कर दूंगा अगर आपका किसी का रिप्लाई नहीं आता है तो 2:30 बजे से ही लेक्चर होगा कल।
ओके मुदस्सिर 2:30 अच्छा टाइम है, ओके नो प्रॉब्लम। ओके सो एवरीवन इज रेडी फॉर 2:30। समझ में आया नहीं कुछ? क्या आज का समझ में आ गया बेटे सबको? एवरीवन, हर स्टूडेंट को समझ में आई चीज आज की जो मैंने पढ़ाया? वैसे तो रिवीजन ही था ये सारा। अगर आपके समझ में आ गई है तो थम्स अप कीजिए, मतलब उस पर लाइक बटन, और सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब रोजाना देख रही है लाइव लेक्चर। एंड स्प्रेड द वर्ड एज मच एज पॉसिबल। चलो, अल्लाह हाफिज।